डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर सेकंड बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस इन इंडिया में आज का जो टॉपिक हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं महेश चंद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा देश एक सुसंगठित और सुव्यवस्थित मौद्रिक व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से काफ़ी समय से केंद्रीय बैंक की आवश्यकता महसूस कर रहा था। सर्वप्रथम हम बात करते हैं 1896 में वारेन हेस्टिंग ने भारतीय केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया था। इसके बाद 1913 में चैम्बरलिन आयोग आया, उसने इस पर जोर दिया। इसके बाद में अंग्रेजों ने 3 प्रेसिडेंशियल बैंकों को मिलाकर 1920 में इंपीरियल बैंक की स्थापना कर दी और उन बैंकों के नियंत्रण और मार्गदर्शन का कार्य केंद्रीय बैंक को स्थापित करने के लिए नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर 1926 में हिल्टन आयोग आया, उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एक केंद्रीय बैंक स्थापित करने के लिए सिफारिश की। फिर केंद्रीय बैंक जांच समिति 1931 में रिजर्व बैंक की स्थापना के सुझाव के बाद परिणाम स्वरूप 8 सितंबर 1933 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसका दूसरा बिल इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत किया गया और वो पास हो गया। यानी 6 मार्च 1934 को तत्कालीन वायसराय के हस्ताक्षर किए गए और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 प्रभावी हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 1935 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विधित रूप से कार्य प्रारंभ कर दिया। अब हम बात करते हैं, अगर हम इसको बात करें लागू करने के ऊपर, तो ये भी 2 चरणों में लागू किया गया, जिसमें पहला 1 जनवरी 1935 को पहले चरण में अधिनियम की जो सेक्शन थे, सेक्शन 2, 19 और 47, 50, 53, 55 और 58, 61 को, तथा दूसरे चरण में बाकी के जितने भी शेष सेक्शन थे उनको 1935 में 1 अप्रैल को लागू किए गए। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट्स ऑफ आरबीआई की हम बात करें तो वो इस प्रकार है। पहला है मनी एंड क्रेडिट कंट्रोल। हम बात करें जो आरबीआई का पहला उद्देश्य था वो देश हित में मुद्रा और उसकी साख व्यवस्था पर नियंत्रण करना था। दूसरा ऑब्जेक्ट है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपीज़। यानी हमारा जो रुपीज़ है उसके इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यूज़ को स्थायित्व रखने का काम इसका उद्देश्य प्रमुख रखा गया। तीसरा है सार्वजनिक डेब्ट की व्यवस्था करना, यानी सरकार के लिए ऋणों की व्यवस्था करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थापित करना, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मुद्रा की सहयोग का कार्य भी प्रमुख उद्देश्य के रूप में मापा गया। पांचवा है मौद्रिक स्टेबिलिटी, यानी मौद्रिक स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। छठा है नोट निगमन की उचित व्यवस्था करना। आरबीआई का यह प्रमुख उद्देश्य था कि नोट निगमन का कार्य सुचारू रूप से हो सके। इसके अलावा भी सुसंगठित और सुव्यवस्थित मुद्रा बाजार का विकास करना भी आरबीआई का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। इसके अलावा भारतीय बैंकिंग व्यवस्था है उसको सही तरह से विकास और विस्तार करने की व्यवस्था भी इसका प्रमुख उद्देश्य आरबीआई का द्वारा माना गया। अब हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के जो प्रमुख प्रावधान है, उसके प्रोविजंस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हैं टोटल सेक्शन की हम बात करें तो इसमें सेक्शन 61 थे, किंतु समय पर इनमें संशोधित किए गए। अगर कुल चैप्टर्स की हम बात करें तो इसमें कुल 7 चैप्टर्स है जिनमें निम्न विषयों का समावेश किया गया है। पहले अध्याय में प्रीलिमिनरी यानी प्रारंभिकता के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरे अध्याय में इसकी स्थापना, इसकी कैपिटल, इसके मैनेजमेंट और बिजनेस के बारे में। तीसरे अध्याय में रिजर्व बैंक के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्यों का विवरण है। तृतीय ए में यानी तीसरा अध्याय में साक्ष्य यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन का एकत्रीकरण और उनकी सप्लाई के बारे में है। सेकंड यानी थर्ड बी अध्याय में गैर बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं द्वारा इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट्स और उसके उपयोग के प्रावधान दिए गए हैं। चौथे अध्याय में सामान्य प्रावधान दिए गए हैं और छठे यानी पंचम अध्याय में दंड व्यवस्था का विवरण किया गया है। हम बात करते हैं इसका प्रोविजंस में शेड्यूल्स की अगर हम बात करें
तो शुरू में इस अधिनियम में 5 शेड्यूल्स का समावेश था, किंतु वर्तमान में 3 अनुसूचियां हटा दी गई है, केवल 2 अनुसूचियां ही हैं। यानी पहली अनुसूची में रिजर्व बैंक के कार्य क्षेत्र, जिसमें पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण का निर्धारण किया गया है, और दूसरी अनुसूची में रिजर्व बैंक की आवश्यक शर्तों को पूरा न करने वालों को जोड़ा गया है। फिर है स्कोप ऑफ एक्ट की हम बात करें, इसकी कार्य क्षेत्र की बात करें तो इस अधिनियम में जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश पर लागू किया गया है, किंतु 1956 में संशोधन से जम्मू कश्मीर पर भी लागू कर दिया गया। फिर है कैपिटल ऑफ आरबीआई की हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के समय टोटल कैपिटलिटी 5 करोड़ रुपए थी, जो 100 रुपए के 5 लाख शेयर्स में विभक्त थी। यह पूंजी प्रारंभ में निजी अंशधारियों को आवंटित की गई और केंद्र सरकार के पास 2.2 लाख की हिस्सेदारी रखी गई। 1948 में अगर हम रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण करने की समस्त पूंजी यानी कैपिटल केंद्र सरकार द्वारा खरीद ली गई, अतः रिजर्व बैंक की 5 करोड़ की सारी कैपिटल अब केंद्र सरकार के स्वामित्व में है। हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो अधिनियम की जो सेक्शन है 8, उसमें रिजर्व बैंक का प्रबंध उसके केंद्रीय निदेशन मंडल यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में है, जिसमें 20 डायरेक्टर होते हैं और उनका गठन निम्नलिखित विधि से किया गया है। कैसे? अगर हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसकी हम बात करें तो जिसमें एक गवर्नर होता है, वो सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, वो सभी पूर्णकालीन अधिकारी होते हैं, और 15 डायरेक्टर्स होते हैं, जिसमें 10 का भारत सरकार द्वारा मनोनयन किया जाता है, 4 स्थानीय मंडलों द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और एक भारत सरकार द्वारा मनोनीत अधिकारी सभी अंशकालीन होते हैं। अगर हम बात करें फॉर लोकल बोर्ड्स की बात करें तो ये सभी 5 लोकल बोर्ड्स के डायरेक्टर्स में विभक्त है। यानी ईस्टर्न जोन की बात करें जिसमें कलकत्ता आता है, उसमें 5 डायरेक्टर है। वेस्टर्न जोन की बात करें तो मुंबई, उसमें भी 5 डायरेक्टर्स है। नॉर्थ जोन में नई दिल्ली है, उसमें भी 5 डायरेक्टर्स है। और साउथ जोन की हम बात करें चेन्नई, यानी 5 डायरेक्टर्स है। यानी सभी स्थानीय मंडलों में 5 डायरेक्टर्स भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई की। अगर हम बात करें तो इसमें पहला है बिना ब्याज की डिपॉजिट्स प्राप्त करना, बिलों का क्रय विक्रय और उनका रीडिस्काउंटिंग का कार्य करना, और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनके फाइनेंशियल बिल्स का रीडिस्काउंट करने की व्यवस्था करना, और विदेशी मुद्रा और विदेशी यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिलों का लेन देन भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। बैंकों को ऋण प्रदान करना और अन्य वित्तीय संस्थाओं को भी ऋण प्रदान का कार्य आरबीआई के फंक्शंस माने जाते हैं। अगर हम कुछ फंक्शंस की बात करें तो कुछ फंक्शंस ऐसे भी हैं जो वर्जित नहीं है, प्रतिबंधित है, जिसे हम प्रोहिबिटेड फंक्शन ऑफ आरबीआई कहते हैं, जिसमें सेक्शन 19 के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य करना आरबीआई के लिए वर्जित है। पहला, किसी भी प्रकार का व्यापार या व्यवसाय करना, किसी भी अंश के कंपनी के अंश खरीदना और अंशों को ऋण प्रदान करना, चालू और अन्य खातों से जमाओं पर इंटरेस्ट देना, सामान्य व्यक्तियों को ऋण देना, ये कुछ प्रमुख कार्य हैं जिनको हम प्रोहिबिटेड फंक्शन ऑफ आरबीआई कह सकते हैं। इसके बाद में एज ए बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक अधिनियम की जो सेक्शन है 20 और 21 और 22 में जो प्रावधान किए गए हैं, उसमें रिजर्व बैंक के बैंकर्स, एजेंट और सलाहकार के रूप में कार्य किए जाते हैं। अगर राज्य सरकार के द्वारा भी निम्नलिखित बैंकों, केंद्र बैंक के लिए कार्य किए जाते हैं। पहला, सरकारों के करों और ऋणों का संग्रहण करना। दूसरा, बिना इंटरेस्ट के सरकारी डिपॉजिट्स को प्राप्त करना। तीसरा, पब्लिक डेब्ट्स को प्राप्त करना और उनको चुकाना और उनके ब्याजों का भुगतान का कार्य करना। चौथा कार्य है सरकार को ऋण देता है। और पांचवा, सरकारी सिक्योरिटीज का क्रय विक्रय करना। इस प्रकार से अगर हम बात करें, रिजर्व बैंक को सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करने के प्रतिकूल रूप से निर्धारित कमीशन वसूल करने का अधिकार होता है। आज के टॉपिक में हम इतना ही लेंगे। कल हम इसी टॉपिक के अंतर्गत यानी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत कल हम जो बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे, उसमें देखेंगे हम पहला, रिजर्व बैंक द्वारा नोट निगमन संबंधी कौन कौन से प्रोविजंस है, यानी नोट इश्यूज के लिए प्रोविजन कौन कौन से आरबीआई के। फिर है रिजर्व अगेंस्ट नोट इश्यूज बाय आरबीआई, यानी नोट निगमन के पीछे धरोहर कोषों की व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है। रिजर्व बैंक द्वारा
विदेशी विनियोग की खरीद बिक्री की व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और रिजर्व बैंक अधिनियम में भारतीय बैंकिंग प्रणाली का नियमन और नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है। कुल मिला के इन बिंदुओं की चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए उतना ही। थैंक यू। धन्यवाद।